everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to start chapter number 17. आज हम क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी का चैप्टर नंबर 17 पढ़ेंगे, ग्राम पॉजिटिव रोड्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ग्राम पॉजिटिव रोड्स में हमारे पास कौन कौन से मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया होते हैं और इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। ग्राम पॉजिटिव रोड्स में हमारे पास सबसे पहले एक स्पीशी आ जाएगी बैसिलस की। ठीक है, बैसिलस के बाद हमारे पास आ जाएगा क्लस्ट्रीडियम, कोरानीबैक्टीरियम और लिस्टेरिया। ठीक है, ये चार मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया जो है वो ग्राम पॉजिटिव रोड्स में प्रेजेंट होते हैं। बैसिलस के आगे नेक्स्ट टू में डिवीजन होती है। बैसिलस एंथ्राक्स होता है। ठीक है, बैसिलस एंथ्राक्स, और जो सेकंड है वो बैसिलस सीरस होगा। ठीक है, क्लस्ट्रीडियम की नेक्स्ट फॉर में जाएगी। क्लस्ट्रीडियम टेटनाई है, क्लस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस है, क्लस्ट्रीडियम डेफिसाइल है। ठीक है, कोरानीबैक्टीरियम डिप्थेरी और लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस। ठीक है, अब इनका जो कलर होता है वो कौन सा होता है, ये पर्पल ब्लू कलर के होते हैं। और इनकी शेप कौन सी होती है, शेप का हमें पता है कि ये रोड शेप होगी। ठीक है, आगे जो हमारे पास जो फर्स्ट टू बैक्टीरिया है ना, बैसिलस और क्लस्ट्रीडियम, ये हमारे पास होंगे स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया। कोरानीबैक्टीरियम डिप्थेरी और लिस्टेरिया है, ये हमारे पास कौन से होंगे, ये होंगे हमारे पास नॉन स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया। अब जो बैसिलस है ना, ये जो है ना ये एरोबिक है, यानी ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तब ये जो है ना ग्रोथ करेगा, इसकी ग्रोथ फेवरेबल होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लस्ट्रीडियम है, ठीक है, तो ये क्या है, ये एनारोबिक बैक्टीरिया है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये ग्रो करेगा। ये स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया होते हैं। अब स्पोर क्या है, लाइक हम इनर्ट फार्म ऑफ बैक्टीरिया होती है, यानी नॉन लिविंग फार्म होती है, जिसमें से हमारे पास कोई भी टॉक्सिन रिलीज नहीं होती और इस पर कैल्शियम कोटिंग होती है। अब कौन सी फार्म होती है जिससे जो है ना टॉक्सिन रिलीज होती है, तो वो फार्म होती है बैक्टीरिया की वेजिटेटिव फार्म, उससे जो है टॉक्सिन रिलीज होती है, और वो ये हमारे पास वेजिटेटिव फार्म ही होती है जो डिसीज काज कर सकती है। इसके बाद हमें ये पता है कि जो स्पोर को किल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं ऑटोक्लेव, क्योंकि वैसे स्पोर हमारे किल नहीं होते। अब देखते हैं कि बैसिलस की नेक्स्ट आगे दो टाइप है, बैसिलस एंथ्रासिस और बैसिलस सीरस। ठीक है, बैसिलस एंथ्रासिस और बैसिलस सीरस। अब जो नेक्स्ट फर्दर हम बैसिलस एंथ्रासिस को आज लेके चलेंगे, तो जो बैसिलस एंथ्रासिस है इसकी 3 टाइप्स है। ठीक है, क्यूटिनस एंथ्राक्स, पल्मोनरी एंथ्राक्स और वो है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंथ्राक्स। ठीक है, जो ये बैसिलस एंथ्रासिस है ये करता क्या है, ये करेगा एंथ्राक्स। ठीक है, ये एंथ्राक्स करेगा। तो ये क्यूटिनस एंथ्राक्स कब होगी, अगर तो हम एंथ्रासिस जो है ये हमारी स्किन से इंटैक्ट करेगा ना, ठीक है, तब हमें क्यूटिनस एंथ्राक्स होगा। अगर हम इसे इनहेल कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स, ठीक है, देन ये हमें क्या हो जाएगा, पल्मोनरी एंथ्राक्स हो जाएगा। और अगर इंटेस्टिनल एंथ्राक्स तब होगा अगर हम स्पोर्स को खाएंगे, देन हमें क्या हो जाएगा, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंथ्राक्स हो जाएगा। इसके बाद एंथ्राक्स की प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो ये हमें पता है कि ये चेन्स की फॉर्म में होंगे या रोड्स की फॉर्म में होंगे। इनकी ट्रांसमिशन कैसे होगी, ट्रांसमिशन का हमने पढ़ा, ये स्पोर्स की फॉर्म में होगी। ठीक है, यहाँ पे क्यूटिनस एंथ्राक्स है तो वो हमारी स्किन के साथ इंटैक्ट कर रहा होगा। अगर हमें पल्मोनरी एंथ्राक्स है तो इसका मतलब है हमने उसे इनहेल कर लिया, और अगर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंथ्राक्स है तो इसका क्या मतलब है कि हमने उसे खा लिया है। ठीक है, इसके बाद अगर इसकी पैथोजेनेसिस की बात करें कि वो पैथोजेनेसिस इसकी कैसे होती है, तो पैथोजेनेसिस के लिए जो ये इसके पास 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, 2 फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला फैक्टर इसके पास होता है एडीमा फैक्टर, और सेकंड फैक्टर कौन सा होता है, लीथल फैक्टर। अब एडीमा फैक्टर और लीथल फैक्टर, इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, एंथ्राक्स टॉक्सिन कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन सब यूनिट से मिलके बना होता है, यानी ए और बी सब यूनिट से मिलके बने होते हैं। ठीक है, जो ए सब यूनिट होता है ये क्या करता है, ये सेल के अंदर चला जाता है, और जो बी सब यूनिट होता है ये क्या करता है, ये सेल के रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है। ठीक है, अब जो हम देखते हैं कि एडीमा जो फैक्टर है वो किस तरह वर्क करता है, किस तरह से डिसीज काज करेगा। ठीक है, वर्क एज एडिमा फैक्टर वर्क एज एडिनोलेट साइक्लेज। ठीक है, एडिनोलेट साइक्लेज एक एंजाइम है, उसकी तरह ये जो है ना काम करता है। ठीक है, अब ये करता क्या है, एडिनोलेट साइक्लेज काजेज एन इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, जब यह हमारी बॉडी में एंटर होगा तो क्या होगा
कि जो इसका अडीमा फैक्टर है वो क्या करेगा, वो इंक्रीज़ कर देगा हमारी जो इंट्रासेलुलर साइक्लिक AMP है उसकी जो कंसनट्रेशन होगी उसे इंक्रीज़ कर देगा। यानी कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट उसे क्या करेगा, उसे इंक्रीज़ करेगा। इंक्रीज़ करने के बाद क्या होगा, दिस काजेज एन आउटपोरिंग ऑफ फ्लड फ्रॉम सेल। सेल से जो हमारा फ्लूइड होगा, ठीक है, वो कहाँ जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस में चला जाएगा। और हमें पता है कि अगर सेल से फ्लड हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में चला जाए तो उससे क्या हो जाता है, उससे हमें हो जाता है एडिमा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ये कैसे काम करता है। अडीनालेट साइक्लेज के तौर पे काम करेगा हमारा एडिमा फैक्टर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इंक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ इंट्रासेलुलर AMP, इंट्रासेलुलर AMP की कंसनट्रेशन इंक्रीज होगी, जिससे जो हमारा ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, वो एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होने के बाद जो आयन साल्ट की कंसनट्रेशन है वो क्या होगी, वो अनबैलेंस होगी और उसकी वजह से ठीक है, हमारा जो सेलर फ्लूइड है जो वो एक्स्ट्रा सेलर स्पेस में आएगा। और अगर वो एक्स्ट्रा सेलर स्पेस में आएगा तो इस केस में हमें क्या होगा, इस केस में हमें हो जाएगा एडिमा। इसके बाद जो इसका सेकंड फैक्टर है लीथल फैक्टर, ये अब किस तरह से वर्क करता है, ये क्या करेगा, लीथल फैक्टर डिस्ट्रॉय फास्फोकाइनेज दैट एक्टिवेट्स। ये फास्फोकाइनेज को डिस्ट्रॉय कर देगा। और फास्फोकाइनेज का काम क्या है, ये बिटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे होता है, उसे जो है ना वो उसे एक्टिवेट करवाता है। लेकिन जब ये लीथल फैक्टर इससे फास्फोकाइनेज को ही डिस्ट्रॉय कर देगा, जब ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो ये पाथवे हमारा एक्टिव नहीं होगा। जब ये पाथवे एक्टिव नहीं होगा यानी सेल टू सेल कम्युनिकेशन नहीं होगी और उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से सेल डेथ हो जाएगी। ठीक है, लीथल फैक्टर क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय करवाता है पाथवे ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन, यानी सेल थ्रू सेल कम्युनिकेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है उसके पाथवे को। तो फिर क्या हो जाता है, सेल डेथ हो जाती है। इसके बाद हम क्लिनिकल फाइंडिंग्स की अगर इसकी बात करें कि इसमें कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग्स आएंगे, तो जो क्यूटिनस एंथ्राक्स है सबसे पहले उसकी देखते हैं कि उसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या है। तो उसमें जो ब्लैक एस्टर, ठीक है, हमारी स्किन पर नजर आएंगे, ब्लिगनेंट पेस्ट्यूल वो नजर आएंगे, वूल सोटर डिसीज हो जाएगी। ठीक है, इन केस ऑफ पल्मोनरी एंथ्राक्स में हेमोरेजिक मीडिया स्टेना होगा, यानी जो लंग्स की स्पेस है वो क्या हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी, ये इन्फ्लेम कर जाएगी। हेमोरेजिक मेनिंजाइटिस हो सकता है, स्मॉल पेनलेस पप्यूल नज़र आ सकते हैं हमारी स्किन पे, और फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक एस्टर। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें कि वूल साटर डिसीज, इसे हम पल्मोनरी एंथ्राक्स भी कहते हैं। ठीक है, एक पेशेंट को क्या हो सकता है, फीवर हो सकता है, कफ हो सकती है, डिस्निया हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकती है, वाइडियन मीडिया स्टेना जो है ना, ठीक है, जो लंग की स्पेस होती है वो इंक्रीज हो जाएगी, प्लूलर एफ्यूजन हो सकती है, रिस्पिरेटरी फेलियर, फटीग, साइनोसिस, हाइपोक्सिया और टैकीकार्डिया हो सकता है। ठीक है, आगे GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंथ्राक्स में देखते हैं कि क्या हो सकता है, हमें अब्डोमिनल पेन हो सकती है, मेलिना यानी ब्लैक स्टूल आ सकता है, डायरिया, वोमिटिंग, फीवर, टीसीबिया, शोक हो सकता है, हमें लॉस ऑफ एपिटेट, क्रम्पिंग हो सकती है, नोजिया हो सकता है, बोल परफरेशन। अगर ये हम ट्रीट नहीं करवाएंगे तो फिर हमें क्या हो सकता है, हेमाटोमेसिस। अगर इनकी लैब डायग्नोसिस की हम लोग बात करें, ठीक है, लैब डायग्नोसिस की, तो ये वेरी रिस्की टू कल्चर। ठीक है, हम इसका कल्चर नहीं कर सकते, ये रिस्की होता है। इसकी हम कर सकते हैं स्टेनिंग, स्टेनिंग के बाद PCR कर सकते हैं। PCR तो हम हर बैक्टीरिया का कर सकते हैं। इसके बाद एलाइजा कर सकते हैं एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए, और इम्यूनोफ्लोरेसेंस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून्ड।